हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक मुझे आपको भी बोलना है और ख़ुद को भी, क्योंकि मैं खुद अपने चैनल से बहुत दिन से गायब थी। बट क्या किया जाए, लाइफ हैपन्स। ऑल्दो इन दिस केस लाइफ हैपन फॉर द बेटर। मैं एक किताब कंप्लीट कर रही थी एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि मेरी लेटेस्ट बुक ऑन टेक्निकल कम्युनिकेशन इज़ नाउ आउट। एंड उससे भी अच्छी बात यह है दैट इट इज़ इन कोलैबोरेशन विद टू इंटरनेशनल बिग टाइम ऑथर्स, सो मेकिंग इंडिया प्राउड। वेल, इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं आई एम सर्टनली मेकिंग माई पेरेंट्स प्राउड। और वैसे वो प्राउड हो भी क्यों ना, उनकी नालायक बैक बेंचर बेटी जिससे उनको कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो 6 स्टैंडर्ड में शादी करना चाहती थी ताकि उसका पढ़ाई लिखाई से पिंड छूट सके। उसके बारे में तो उन्होंने सर्टनली कभी नहीं सोचा था, ना उन्होंने सोचा था, मेरी कभी टीचर्स ने सोचा था कि किसी दिन ये लड़की जो है प्रोफेसर बनेगी, किताबें लिखेगी और उसके बाद खैर एडवोकेट बन जाएगी। आई एम प्रिटी श्योर उनके रेडार में भी कभी नहीं आता था कि मैं पढ़ाई करूँगी। सो या सो मुझे अपनी किताब कंप्लीट करनी थी। मैं आई नो थोड़ा सा टैंजेंट हो रहा है, ये फॉर्म 15G से कैसे रिलेटेड है, आप में से कई लोग कमेंट में भी पूछेंगे। मुझे पता है फॉर्म 15G से रिलेटेड नहीं है, आई नो। लेकिन अब मैं इतने दिन से थी नहीं और कुछ कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड देना आपको ज़रूरी है, इस वजह से मैं आपको बता दूँ। वैसे आई नो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो मैं जो हूँ फिनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले अपलोड कर दूँगी, और आप में से कुछ लोगों को मैंने प्रॉमिस 10 दिन पहले भी किया था कि मैं इसको आज अपलोड कर दूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, जेन्युइनली सिंसियरली आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मैं क्या करूँ यार, हाई कोर्ट जो है पार्डन में, सो हाई कोर्ट आप में से कई लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, आई डोंट नो। हाई कोर्ट जो है समर वेकेशन के लिए बंद होता है, ठीक है। स्कूल की तरह होता है हमारा हाई कोर्ट, मतलब समर वेकेशन के लिए मस्त बंद होता है 1 महीने के लिए। और फॉर सम रीज़न देर हैज़ टू बी सम साइकोलॉजिकल रीज़न फॉर दिस। मैंने अभी तक साइकोलॉजिकल लिटरेचर इस पर देखा नहीं है, बट पूरी दुनिया को अपने सारे के सारे जो दुश्मनियाँ हैं वो इसी टाइम पे याद आती हैं। लोगों को डर लगता है 1 महीने के लिए कोर्ट बंद हो गया, कहीं हम हमारा गुस्सा शांत ना हो जाए, हम भूल ना जाएंगे हमें लोगों पे केस करना है। तो ये वाला जो पीरियड होता है ना, दिस पर्टिकुलर पीरियड जस्ट राइट बिफोर समर वेकेशन, ये हमारे लिए बहुत बिजी हो जाता है और हमें बहुत सारे केसेस फाइल करने होते हैं, विच मीन्स बहुत सारी ड्राफ्टिंग करनी होती है। इस वजह से मैं ये कर नहीं पाई थी। आज थैंकफुली मेरा कोई केस लिस्टेड नहीं है, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और आज मैं ये वीडियो अपलोड भी कर दूँगी, बिकॉज वेल वीकेंड है इसके बाद। सो दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। अब मुझे पता है आप में से कई लोग कमेंट में करेंगे तो फालतू बकवास क्यों करिए। मेरा चैनल, मेरी मर्जी, ठीक है। नहीं सुनना है आगे फॉरवर्ड कर लो, किसी और का वीडियो देख लो, ठीक है। तो मेरे चैनल पे भी तुम ही डिक्टेट करोगे कि मैं कितना बोलूँ, क्या बोलूँ, कब बोलूँ। मेरी मर्जी, मैं इस पर गाना गाने लगूंगी, आप क्या करोगे। जैसा आप देख सकते हैं, गर्मी और हीट ने मेरे भी दिमाग पे खासा असर डाला पड़ा है। ऐसे मैं यूजुअली ट्रोल्स पे रिएक्ट नहीं करती, बट अभी मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है। ये क्या बात हुई भाई, मेरी मर्जी, मैं जितना बोलूँ, मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं। आप तो शुक्र मनाओ कि मैं आपको फ्री में सुना रही हूँ अपनी बात, नहीं तो तुम्हें पता है 5 मिनट हाई कोर्ट में बकवास करने के लिए कितने पैसे लेती हूँ मैं। एक्चुअली सारे वकील लेते हैं। दैट इज़ हाउ ऑल द ना, क्लाइंट को प्रॉपर्टी मिले कि नहीं मिले, वकीलों का घर खड़ा हो जाता है। सो लोगों से लड़ाई मत करना, गर्मी बहुत पड़ने वाली है, अपना ख्याल रखना। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि ये फॉर्म हम लोग फिलअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ असेसी यानी डेक्लरेंट। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, और जैसा कि मैं कहती हूँ कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में ही आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पैन ऑफ द असेसी। इसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। स्टेटस में आप डालेंगे इंडिविजुअल, क्यों, क्योंकि आप एक फर्म नहीं है। उसके बाद हम आते हैं प्रीवियस ईयर यानी फिनेंशियल ईयर पे। सो ये फिनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2024, और ख़त्म कब होगा, अगले साल 31 मार्च 25। सो आपका फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर हो जाएगा 24-25। रेसिडेंशियल स्टेटस में आप डालेंगे रेसिडेंट। वैसे भी अगर आप NRI हैं तो फॉर्म 15G आपके लिए नहीं है। 6 से लेके 14 तक कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, खासा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अपना एड्रेस, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लें। उसके बाद 15 पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग गलती भी करते हैं, और यूट्यूब के भी कई कंटेंट क्रिएटर्स यहीं पे गलत बताते हैं। और आप में से जिन लोगों को मेरा पहला वीडियो याद हो, ये भी एक मेजर कारण था कि मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया था, ताकि आपको करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन
दे सको। सो यहाँ पे क्या आपको भरना है? सो वेदर असेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यहाँ पे 2 चेक बॉक्सेस हैं, एक येस और नो। तो कब आप येस पे टिक मार्क मारेंगे और कब आप नो पे टिक मार्क मारेंगे। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर पिछले 6 साल में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो आप येस पे चेक मार्क मारेंगे, और यहाँ पे जो भी लास्ट असेसमेंट ईयर था जिसके लिए आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था वो आप मेंशन कर देंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का क्या मतलब होता है? इनकम टैक्स आपकी सैलरी में आपका डिडक्ट हो रहा है, उसको रिटर्न फाइल करना नहीं कहते हैं। रिटर्न फाइल करने का मतलब है जो इनकम टैक्स पोर्टल है जिसमें ITR 1, 2, 3, 4 ये सब भरा जाता है, अपने से या अपने किसी CA के थ्रू, किसी लॉयर के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो उस केस में आप येस पे चेक मार्क मारेंगे। एक और सवाल मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मेरा कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं भर रहा था, मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था बट मैंने कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस पे नहीं किए या मुझे रिफ़ंड इशू हो गया। उस केस में भी आप येस पे चेक मार्क मारेंगे क्योंकि आपने रिटर्न फाइल किया है पोर्टल पे, ठीक है। सो अगर आपने पोर्टल पे रिटर्न फाइल किया है, इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो थी, इर्रिस्पेक्टिव कि आपको रिफ़ंड इशू हुआ, अगर आपने पोर्टल पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो येस चेक बॉक्स को जो है टिक मार्क मारेंगे, लास्ट असेसमेंट ईयर लिख देंगे। अगर पिछले 6 साल में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था तो आप नो पे चेक मार्क मारेंगे और इस पोर्शन को या तो डैश कर देंगे या नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। दोनों में से इट्स परफेक्टली फाइन, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, उससे भी EPFO को कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे विच इज़ पॉइंट नंबर 16, एस्टिमेटेड इनकम टैक्स फॉर विच दिस डेक्लेरेशन इज़ मेड। ये वाला फॉर्म हम EPFO पोर्टल पे डाल रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे जो हमारा PF क्लेम अमाउंट है वो भरना है, यानी XYZ। ये आपको कहाँ से मिलेगा? EPFO पोर्टल पे जा कर के अपना पासबुक डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन। इन दोनों अमाउंट को ऐड करना है और आपको आपका टोटल PF क्लेम अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कई बार पोर्टल डाउन होता है और आप पासबुक डाउनलोड नहीं कर पाते, उस केस में आप क्या करेंगे? वेल, एक तो गवर्नमेंट पोर्टल है, कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी आप लॉगिन कर लेंगे, नहीं तो कुकीज़ डिलीट मार लीजिए, कई बार वो भी इशू सॉल्व कर देता है। और अगर इसके बावजूद नहीं हो रहा और आपको बहुत हड़बड़ी है, पैसे निकालने हैं जल्दी, वटेवर, तो आप अपनी कंपनी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट इन टच विद द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अपनी पुराने ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे कि आपका PF क्लेम अमाउंट कितना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 17 पॉइंट पे। यहाँ पे भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, सो मच सो कि मुझे एक अलग से वीडियो ही बनाना पड़ गया कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर के लिए कैसे कैलकुलेट होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको यहीं पे समझ में आ जाए और आपको जाकर के एक और वीडियो नहीं देखना पड़े। सो टोटल इनकम क्या होता है? पहले तो अब ये देखिए, ये टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर का है, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर के अगले साल 31 मार्च 2025 तक आप जो भी पैसे कमाने वाले हैं, सैलरी, रेंटल इनकम, बैंक से इंटरेस्ट, FD पे इंटरेस्ट, बुक रॉयल्टीज़, कुछ और रॉयल्टीज़, यूट्यूब पे आपने अपना चैनल बना रखा है उससे अर्निंग्स आ रही हैं तो वो अर्निंग्स, एग्रीकल्चरल इनकम, बेसिकली जो भी पैसे आपको आने हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, इंक्लूडिंग आपके PF का जो क्लेम अमाउंट है, इसको भी ऐड करना नहीं भूलेंगे। सो कॉलम नंबर 16 में जो XYZ अमाउंट था ये भी ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ये PF का भी पैसा आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाला है, ठीक है, इसलिए भी उसको भी आपको कैलकुलेट करना है जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 तक आप जो भी पैसे कमाने वाले हैं, सम टोटल, वो आपका टोटल इनकम होगा इस फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पे एक चीज़ फिर भी मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, इस शब्द को ध्यान से देखें, एस्टिमेटेड। सरकार एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि आपको पहले से पता हो। अप्रैल चल रहा है, हो सकता है 6 महीने बाद भगवान ना करे कुछ हो जाए, आपकी सैलरी कम हो जाए, DA बढ़ जाए,
बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना, यू नेवर नो। कुछ ख़राब बात नहीं बोलूँगी कि अभी ले ऑफ्स बहुत हो रहे, बट आई डोंट वांट टू से इट। भगवान करे आपकी नौकरी जो है बिल्कुल सही सलामत रहे पूरे फाइनेंशियल ईयर में, आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन मान लो आपको नहीं पता है कि आपके पूरे साल की टोटल इनकम क्या होगी, डिविडेंड कितना आ रहा है आपको किसी शेयर से, आपको नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपको एकदम आपको आखिरी रुपया तक पता हो कि आपका टोटल इनकम क्या होने वाला है। सो इस शब्द पे ध्यान से देखो, इट इज़ एन एस्टिमेशन। ये एक अंदाज़ा आप लगा रहे हैं कि इस साल में आपकी कमाई लगभग कितनी होने वाली है। 5 लाख कमाने वाला हूँ शायद मैं इस फाइनेंशियल ईयर में, 6 लाख कमाने वाला हूँ, 10 लाख कमाने वाला हूँ, 20 लाख कमाने वाला हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो वो आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड टोटल इनकम भरना है। गलत कर दिया तो क्या हो जाएगा, EPFO क्लेम रिजेक्ट कर देगा? नहीं। गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या सरकार कोई एक्शन ले लेगी? नहीं, ठीक है। सो इस पॉइंट पे इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बात पे आप कॉन्सेंट्रेट करें कि अपना ये जो फॉर्म है इसको प्रॉपरली फिलअप कर लें। कॉलम नंबर 16 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट कॉलम नंबर 17 के मुकाबले, एज़ फार एज़ आई फील। जहाँ तक आप ऑनेस्टली अपना एस्टिमेटेड इनकम लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू शुड बी परफेक्टली फाइन। तो उसको कॉलम नंबर 17 को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करें। जो भी आप इस फाइनेंशियल ईयर में कमाने वाले हैं, जो भी प्रोजेक्टेड इनकम आपको लगता है जो आपका इस फाइनेंशियल ईयर में होगा, उसको आप लिख दें। वो थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सही बही खाता आपको देना होता है, अपने एक एक रुपया जो आपने अर्न किया है, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम में एप्लीकेबल होता है, फॉर्म 15G के टाइम पे नहीं, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। 18 नंबर पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे जो भी इससे पहले आपने फॉर्म 15G फिलअप किए हैं उसका आपको डिटेल्स देना होता है, ठीक है। सो मान लो बैंक में आपने FD डाल रखा है, आप टैक्स लाइबिलिटी से नीचे हैं, तो उसमें आपने फॉर्म 15G सबमिट किया था ताकि आपका TDS डिडक्ट ना हो, तो वो आप डिटेल्स यहाँ पे देंगे। मान लीजिए किसी डिविडेंड इनकम के लिए किसी कंपनी में आपने फॉर्म 15G सबमिट कर रखा है, तो वो आप डिटेल्स यहाँ पे देंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद आते हैं 19 डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज़ फाइल्ड। तो यहाँ पे आप जो है सीरियल नंबर डालेंगे 1, PF नंबर, UAN नंबर, आपको ये भी डालना होगा। नेचर ऑफ इनकम हो जाएगा आपका PF विड्रॉल। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज़ डिडक्टेबल, ये हो जाएगा आपको 192A। इसमें परेशान ना हो, इसको कुछ रट्टा मारने की या कुछ समझने की ज़रूरत नहीं होती, एक सेक्शन का प्रोविज़न है, आपको उसको बस वैसे ही निकालना है। अमाउंट ऑफ इनकम कितना डालेंगे, तो जो भी 16 पे हमने लिखा था XYZ अमाउंट, वो यहाँ पर आ जाएगा। सिग्नेचर में आप एक सिग्नेचर करेंगे एंड दैट्स इट। इसके बाद आप आ जाएंगे डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन पार्ट पे। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उसको काट लें। मेरे हिसाब से तो मैंने मोस्टली सारा काट लिया है। अगर कुछ नहीं काटा होगा तो अपना ध्यान दे करके काट लें। फिर से आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है एज़ यूजुअल, ब्लॉक लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में। प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, ये हो जाएगा आपको 31 मार्च 2025। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर अगले साल 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, और क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर अगले साल 2025 में ख़त्म हो रहा है, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2025-26, 25-26। क्यों? क्योंकि असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने पर ही आ सकता है। एग्ज़ाम दे लोगे उसके बाद ही रिपोर्ट कार्ड आता है, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट एग्ज़ाम के साथ नहीं आता, रिज़ल्ट एग्ज़ाम से पहले नहीं आता। ऑलराइट, सो जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है उसके बाद ही असेसमेंट ईयर आ सकता है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है तो असेसमेंट ईयर हमेशा 25 और 26 ही होगा। सो नहीं, ये कोई मैंने फॉर्म गलत नहीं भरा है, इसमें मुझे कमेंट में फिर से क्लैरिफिकेशन पूछने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर के बाद ही असेसमेंट ईयर आता है, एग्ज़ाम के बाद ही रिज़ल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद फिर से आप डालेंगे 31 मार्च 2025, असेसमेंट ईयर फिर से 25-26 लिख देंगे। उसके बाद अपना प्लेस डालेंगे जहाँ पे आप लोकेटेड हैं, अपना डेट लिख लीजिए जो जिस दिन भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। एक और सिग्नेचर आप करेंगे
एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। प्लीज़ रिमेंबर, पार्ट 2 आपको नहीं भरना है, वो ऑफिशियल ऑफिस यूज़ के लिए है, वो ऑफिशियल्स जो हैं EPFO ऑफिशियल्स वो भरेंगे। सो आपको बस इतना ही भरना है।